NoBroker.com की एक ताजा रिपोर्ट है रेंटल मार्केट की, इंडिया के रेजिडेंशियल रेंटल मार्केट का पूरा हाल आपको बताएंगे। साथ ही वो रेंट वर्सेस बाय या बाय वर्सेस रेंट का जो एक बड़ा सवाल है उसको थोड़ा और पेनिट्रेट करेंगे। ये रिपोर्ट क्या कहती है, किस तरफ इशारा कर रही है। ज्यादा तेजी से रेंट ग्रो कर रहा था, वो थोड़ा थमने लगा है। डाउनवर्ड्स ट्रेंड है, इसके पीछे का कोई खास कारण? प्रोजेक्ट्स रेडी होने लगे तो उनकी सप्लाई भी मार्केट के अंदर आ गई। कनेक्टिविटी की वजह से जो लोकेशन पहले ही इनकन्वीनियंट थी उसके अंदर कन्वीनियंस थ्रेशोल्ड बढ़ गए। क्या आज की स्थिति में बाय रेंट की कहानी काफी क्लोज है? जहां अगर आपका रेंटल यील्ड अच्छी है, परचेस जो है वो ज्यादा ऑप्टिमम है, और जहां रेंटल यील्ड कम है, रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है। इस वक्त जो बेंगलुरु का मार्केट है वो कैसा है? जहाँ पे भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वहाँ पे रेंटल इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। कहानी कॉमन निकल रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी, कनेक्टिविटी की कहानी, और वो बात चेन्नई के साथ भी हो रही है। दिस मार्केट हैज ह्यूज पोटेंशियल, यहाँ पे एक बड़ी अपसाइड अवेलेबल है गोइंग फॉरवर्ड। पुणे बड़ा ही स्टेबल शहर माना जाता है, क्या रेंट में भी वैसा ही कुछ दिखा रहा है? पुणे और चेन्नई दो मार्केट है जो काफी अफोर्डेबल है, और वहाँ पे एंड यूजर है वो अभी भी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है। दिल्ली एनसीआर नाउ द किंग ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है रेंटल का मामला? इन्फ्लेटेड मार्केट है, कैपिटल प्राइसेस आर ऑलवेज वेरी हाई एज कंपेयर टू रेंटल यील्ड। अब बचे हुए आधे साल के लिए क्या आउटलुक है, किधर जाते हुए दिखाई देंगे रेंटल? लगता है कि ये स्टेबल ही रहेगा, 7 से 8-9% पर एनम का ही इन्फ्लेट होगा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस शो में। और आज बात करेंगे आपके घर की, लेकिन कैसे, कुछ अलग तरीके से। देखिए, जब घर की बात आती है तो किसी भी घर में रहने वाले के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो घर को किराए पे ले ले या फिर घर को खरीद ले। और ज़्यादातर लोग वैसे किराए पे ही रहते हैं, घर खरीदने वालों के मुकाबले उनका प्रपोर्शन हमेशा ज़्यादा रहता है। ख़ास तौर पर ये प्रश्न तब आता है जब हम जॉब करने के लिए नए नए शहरों में पहुंचते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे मेट्रो सिटीज़ है, आप वहाँ जॉब करने के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह का पूरा जॉब डायनामिक्स है इंडिया के अंदर, तो 8-10 शहर हैं जहाँ पर देश की ज़्यादातर जनता अलग अलग सेक्टर्स में जॉब के लिए पहुँचती है, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम तक। और तब एक बड़ा सवाल सबके मन में होता है कि मैं घर किराए पे लूं, या फिर अगर वो किराया घर की ईएमआई के थोड़ा करीब है तो फिर खरीद ही क्यों ना लूं। ये पुरातन प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है जिसके जवाब हमेशा ढूंढने की कोशिश होती है। बाय वर्सेस रेंट का एक हमेशा मुकाबला चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर लोग घर किराए पे लेते हैं। अच्छा, अब जो नया सिनेरियो है वो ये है कि पेंडेमिक के बाद से हमने देखा कि देश के कुछ बड़े शहर, मसलन बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, खासतौर पे गुरुग्राम हो गए, ये वो सारे शहर जहां पर हमारा एक मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन दिनों काम करता है, वहां पे रेंटल्स ऐसे हाई गए, बहुत ऊपर गए। लेकिन अब वो थोड़े मॉडरेट हो रहे हैं। बीच में तो ऐसा वक्त भी आ गया था जहां पर ज्यादातर शहरों में बाय वर्सेस रेंट का जो सवाल है वो काफी क्लोज आ गया था कि भाई इतना किराया देना है तो फिर घर खरीद ही क्यों ना लिया जाए। लेकिन जो ये साल है 2025 का, और उसके जो पहले 6 महीने H1, उसमें तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर कौन लेकर आ रहा है? NoBroker.com की एक ताजा रिपोर्ट है, जो हर साल अपनी इस रिपोर्ट के साथ आते हैं और ताजा तस्वीर पेश करते हैं रेंटल मार्केट की, इंडिया के। तो आज उन्हीं की ही ताजा रिपोर्ट पर हम बातचीत करेंगे और उसके जरिए देश के रेंटल मार्केट का, रेजिडेंशियल रेंटल मार्केट का पूरा हाल आपको बताएंगे। साथ ही वो रेंट वर्सेस बाय या बाय वर्सेस रेंट का जो एक बड़ा सवाल है उसको थोड़ा और पेनिट्रेट करेंगे कि इस वक्त, इस माहौल में और इस पैमाने पर वो बाय वर्सेस रेंट कहां जाकर खड़ा है, किस शहर में उसकी क्या स्थिति है। राइट, तो ये सारी बातचीत आज होगी और उसके लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सौरभ गर्ग साहब, जो कि को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर है NoBroker.com के, और साथ ही जुड़ रहे हैं पंकज कपूर साहब, जो कि एमडी है लाइसेंस फोराज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो सौरभ, आपकी रिपोर्ट है तो हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट जनवरी से लेकर जून तक का पीरियड कवर करती है और देश की रेंटल तस्वीर को दिखाती है। राइट, तो पहले जस्ट एक फॉरवर्ड ही आपसे पूछ लेते हैं,
ओवरऑल ये रिपोर्ट क्या कहती है, किस तरफ इशारा कर रही है? नमस्कार विपिन जी। तो जैसा कि आपने संक्षिप्त में बताया कि हाँ, रेंटल वर्सेस बाय और रेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन हमने इस रिपोर्ट में किया है। मैं आपकी एक बात पे थोड़ा टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने बोला कि ज्यादातर लोग रेंट करते हैं, बाय नहीं करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बारीकियत है कि 70% लोग एक्चुअली घर खरीद के इसमें रहते हैं, 30% लोग रेंट करते हैं। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो हाँ, नंबर ऑफ पीपल जो कि रेंट करते हैं वो बाय करने से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं। तो हमको ऐसा फीलिंग आती है कि रेंटल बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो ठीक भी है, बट 70% लोग अभी भी अपने घर में रहते हैं। तो दैट इज वन थिंग विच आई वांटेड टू पॉइंट आउट। बट अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट में हमने यही दिखाया है कि पिछले 3 साल क्या हुआ था कि रेंट बहुत फास्ट ग्रो किया था, डिमांड सप्लाई मिसमैच था। बहुत जगह लोग जो कि कोविड के टाइम पे घर चले गए थे वापस आए, एकदम से डिमांड आया, बट सप्लाई उस हिसाब से कैचअप नहीं कर पाया क्योंकि कोविड के टाइम पे कंस्ट्रक्शन रुक भी गया था एंड कुछ प्रोजेक्ट स्टॉल्ड थे। तो उसकी वजह से रेंटल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कई कई जगह में तो 15% से 24%, कुछ गेटेड सोसाइटीज में हमने 35% 40% तक भी देखा कि इन्फ्लेशन वहां तक चला गया था। उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो इस साल थोड़ा सा मॉडरेशन हो गया है, और जैसा हम पहले देखते थे कोविड के पहले तो 7-8% के करीब रहता था रेंटल इन्फ्लेशन, तो हम वापस उसी पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो 7 to 9% ही ज्यादातर सिटीज में रेंटल इन्फ्लेशन रहा है। एंड लेकिन हमने देखा कि कुछ कुछ स्पेसिफिक माइक्रो लोकेलिटीज हैं या कुछ कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पे कि इन्फ्लेशन अभी भी काफी है। उसका रीजन हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर कुछ नए आईटी पार्क्स आ गए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में हो गई हैं। तो डिफरेंट रीजंस हैं। कुछ सोसाइटीज ऐसी भी हैं कि वहां बहुत डिमांड सप्लाई मिसमैच है कि उसी सोसाइटी में लोगों को रहना है, तो वहां भी हमने देखा कि रेंटल इन्फ्लेशन हाई है। बट मोटा मोटा ये देखा जाएगा कि मॉडरेशन होने लगा है। एंड जो पहले हम देख रहे थे कि 3 साल तक बहुत ही ज्यादा तेजी से रेंट ग्रो कर रहा था, वो अब थोड़ा थमने लगा है। राइट सौरभ, तो आपने कहा 7 से 9% की रेंज में आ गया है, हुआ करता था 12 से 24-25 और कहीं कहीं तो आपने कहा 35% तक ग्रो कर गया था। तो ये जो डाउनवर्ड्स ट्रेंड है, इसके पीछे का कोई खास कारण, कोई खास वजह? देखिए, इसका 2-3 रीजन है इसके। एक तो कि जो एकदम से डिमांड आया था वो डिमांड उस हिसाब से नहीं रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग अभी ऑलरेडी मूव कर गए हैं, और सप्लाई धीरे धीरे अब आने लगी है, ट्रिकल डाउन करके सप्लाई, जो कि प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे अब उनकी डिलीवरी हो रही है और लोगों को वो प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं। तीसरा, आई थिंक बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी स्टक थे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप होने लगे हैं। तो लोग ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक उसी एरिया में रहना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग अभी कह रहे हैं कि हाँ, वहां से यहाँ तक ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। तो वो भी एक रीजन है कि और भी नए नए एरियाज जो हैं वो डेवलप होने लगे हैं और डिमांड थोड़ी सी उस तरफ भी शिफ्ट होने लगी है। तो मेजॉरिटी ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से अब थोड़ा सा ये रेंटल रुकने लगा है। और मुझे ये भी लगता है कि रेंटल काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर इससे ज्यादा रेंटल बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो काफी, जैसा कि हमने पिछले 2 साल में देखा भी कि बहुत सारे बायर्स मार्केट में आ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि ईएमआई वर्सेस रेंट का गैप कम होने लगा था। कुछ कुछ जगह पे तो वो 2 टाइम्स पहुंच गया था। तो लोगों ने बोला कि इतना अगर आपको देना है तो व्हाई नॉट ओनली बाय द हाउस। तो काफी उस तरह भी शिफ्टिंग होता हुआ देखा हमने लोगों का। तो आई थिंक ये है जो रीजन, इसकी वजह से अब रेंटल थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लगा है। एंड टिपिकली लॉन्ग टर्म में रेंटल इसी स्पीड से 7 से 9% के उससे ही ग्रो करता है, उससे ज्यादा बहुत फास्ट ग्रो करता नहीं है। तो पंकज सर, जो नो ब्रोकर की या सौरभ सर की जो रिपोर्ट कह रही है कि अब वापस से वो स्टेबलाइजेशन आ गया, पोस्ट पैंडेमिक वो शूटअप्स आए थे और देखिए वहां पे काफी समीकरण थे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया था, फिर से रिटर्न टू द ऑफिस होना शुरू हुआ। और बेंगलुरु में कुछ खबरें हमने एक वक्त में सुनी थी कि वहां 6-6 महीने की वेटिंग आ गई है, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं घर किराए पे देने से पहले, और इस तरह की सारी खबरें हमने सुनी। पर अब जो ये रिपोर्ट कह रही है फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 का जिक्र करती है और कहती है कि वापस से वो जो हाई शूटअप रेंट थे वो अब थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं, 7 से 9% जो कि एक एवरेज रेंटल साइकिल होती है, जैसा सौरभ भी अभी बता रहे थे वहां पे आ रहा है। तो ये सिनेरियो जो बीच में बनता हुआ दिखा था जहां पर रेंट बहुत ज्यादा चढ़ गए थे, अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं, एक नॉर्मल सिनेरियो है या यहां पर अभी भी कुछ चेंजेस आएंगे? कुछ एक मार्केट्स हैं अभी भी मैं जिनका जिक्र करना चाहूंगा
कि वहां पर रेंट अभी भी हाई है? इन जनरल तो लोग बहुत सारी बातचीत करते हैं, लेकिन धीरे से उस पर आएंगे। लेकिन प्राइमा फेसी आपका पहला इस चीज पर टिप्पणी। देखिए, सौरभ ने सारी बातें कवर कर ली जो मुझे बोलनी थी। तो अगर आप बहुत कायदे से देख लीजिए तो क्या हुआ, कोविड के बाद जब माइग्रेशन वापस से चालू हुआ तो प्राइजेस में और रेंटल में की डिमांड बढ़नी चालू हो गई। लेकिन जितनी भी सिटीज थी वहाँ पे कन्वीनियंस लोकेशन थी विच आर मोर इंटरेक्टिव टू द जॉब्स वेयर द हब्स वर देयर। वहाँ पे रेंटल एस्केलेशन ज़्यादा हुआ क्योंकि कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था। तो जितनी भी कन्वीनियंट लोकेशन थे वहाँ पे आपके जो रेंटल की इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा तेज बढ़े। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे प्राइसेस और रेंटल जो है ऊपर बढ़ रहे थे। जो पेरिफेरल मार्केट्स हैं जो आज भी बहुत दूर के लोकेशन थी वहाँ पे रेंटल इन्फ्लेशन फिर भी मॉडरेट था। लेकिन उसके बाद जो रिसेंट हमें ये दिखाई दिया कि जो ग्रोथ हो रही थी रेंटल के अंदर वो थोड़ी सी मॉडरेट इसके लिए हुई, जैसे सौरभ ने बोला कि कई सारी यूनिट जो हैं वो रेडी होने लगी, प्रोजेक्ट्स रेडी होने लगे तो उनकी सप्लाई भी मार्केट के अंदर आ गई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की वजह से जो लोकेशन पहले ही इनकन्वीनियंट थी उसके अंदर कन्वीनियंस थ्रेशोल्ड बढ़ गए। तो लोग बागों ने बोला कि हायर रेंटल देने से की जगह पे अगर हम थोड़ी दूर जाके भी रहते हैं क्योंकि हमारा ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ द मेट्रो और दूसरी रीजन से, तो उसकी वजह से मॉडरेशन होता हुआ दिखाई दिया। एक और रीजन है जो मैंने असेसमेंट किया कि भाई कोविड के बाद जब माइग्रेशन चालू हुआ तो एकदम से इतनी ज्यादा तेजी क्यों हुई। उसका रीजन ये था कि हमारे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे और जो भी शहर हैं जैसे बैंगलोर हो गया, पूना हो गया, यहाँ का जो निवेशक है जो घर खरीदता है और रेंट पे चढ़ाता है वो एक होम लोन लेता है। तो जैसे जैसे होम लोन की दरें बढ़ी तो उसकी कॉस्ट ऑफ ईएमआई बढ़ी जो उन्होंने रेंटल के रूप में जो है रेंटी से मांगनी चालू कर दी। और यही कारण है कि जैसे जैसे आप कोरिलेशन देखेंगे, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट की साइकिल ऊपर गई वैसे वैसे रेंटल भी, जितने भी आईटी हब्स और दूसरी सिटीज हैं वहाँ पे ऊपर जाना चालू हो गए। और जैसे ही मॉडरेशन होना चालू हुआ इंटरेस्ट रेट्स का पिछले 6 महीने के अंदर और 6 से 8 महीने के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट में मॉडरेशन हुआ उसका इम्पैक्ट आपको रेंट इन्फ्लेशन में होता दिखाई देगा। तो 3 रीजन है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, सप्लाई इंक्रीज बिकॉज एक साल में करीब 5 से 6 लाख यूनिट बन करके तैयार हो जाती हैं जो जिसका एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो रेंट के ऊपर चढ़ता है इन द इनिशियल फेजेस, तो आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई तो जो फार्दर लोकेशन थी वो भी कन्वीनियंट हो गई, तो उसने प्रेशर जो हाई डिमांड वाली लोकेशन थी उसके ऊपर कम किया और यही कारण है हमें थोड़ा मॉडरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काफी सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने काम किया और अब फाइनली एक मॉडरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रिपोर्ट जो है NoBroker.com की, ये 6 अलग अलग शहरों पर केंद्रित है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे देश के 8 से 10 बड़े मेट्रोज हैं जहां पर ये पूरा रेंटल और ये सारा सप्लाई की हम बात करते हैं, ज़्यादातर जॉब्स वहीं पर हैं। तो बेंगलुरु इसमें पहली जो रिपोर्ट है वो पहला नंबर पे बेंगलोर को रखती है। सौरभ, तो बेंगलुरु का मार्केट टिपिकली एक ऐसा मार्केट है, इंडिया की आईटी कैपिटल है और बहुत सारे जॉब्स देती है, तो डेफिनेटली एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हें रेंट पे घर चाहिए होते हैं। और जो अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि बीच में तो वो कहानियां भी आई जिन्होंने हेडलाइंस बनाई जहां पर 6-6 महीने की वेटिंग, इंटरव्यूज और न जाने क्या क्या चीजें रही। इस वक्त जो बेंगलुरु का मार्केट है वो कैसा है, और अलग अगर हम थोड़े माइक्रो मार्केट्स की भी बात करें तो क्या कहानी कह रहे हैं? विपिन जी, देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो बैंगलोर का मार्केट या कोई भी सिटी का मार्केट देखेंगे तो इसमें 2 तरह की माइक्रो लोकेलिटीज हैं। एक माइक्रो लोकेलिटीज है जहां पे या तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है या बहुत ही जल्दी होने वाला है, या फिर वहां पे नया कुछ आईटी पार्क आया है, नए ऑफिसेज आए हैं, तो वहां पे अभी भी रेंटल इन्फ्लेशन हाई है। कुछ जगह तो हमने देखा है कि अभी भी 15%, 16% भी रेंटल इन्फ्लेशन है। तो जैसे कि मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी की है या फिर KR पुरम, जो कि थोड़ा सा मेट्रो से कनेक्टिविटी हो गई है उनकी, तो वहां पे, या फिर अगर आप बिलांदूर जैसा एरिया देखेंगे जहां पे कि GCC का जो पूरा हब है, तो अगर आप देखेंगे तो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये 3 सिटी मिला के
ऑलमोस्ट 65% इंडिया के जीसीसी इन 3 सिटीज में है। तो इन जीसीसी के आने की वजह से, और क्योंकि बिलांदुर इज द हब जहाँ पे बहुत सारे ये आ रहे हैं, और फिर नॉर्थ बैंगलोर दूसरा एरिया है, तो उसकी वजह से अगेन बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे रेंटल इन्फ्लेशन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी या तो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है या फिर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वहां पे रेंटल इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। तो दूसरा जो चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि नॉर्थ बैंगलोर एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें काफी डेवलपमेंट होता दिख रहा है। वहां पे एयरपोर्ट है, केआईडीबी का पार्क है, बहुत सारे ऑफिसेज है जो उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी अमेजॉन रिसेंटली अपना ऑफिस उधर शिफ्ट किया है। एंड ईस्ट बैंगलोर जो हमेशा की बैंगलोर का एकदम हब रहा है, व्हाइटफील्ड, बेलंदूर, सरजापुर रोड, जहाँ पे की मेजॉरिटी लॉन्चेस आते थे, अब सेकंड नंबर पे नॉर्थ बैंगलोर हो गया। तो अगर 40% के करीब लॉन्चेस ईस्ट बैंगलोर में आते हैं, नाउ 30% लॉन्चेस आर कमिंग इन नॉर्थ बैंगलोर। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि वहां पे प्रॉपर्टी में खरीद रहे हैं रेंटल एप्रिसिएशन के लिए, रेंटल यील्ड के लिए, और उन्हें लगता है कि आगे जाके कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। सो नॉर्थ बैंगलोर इज ऑल्सो वन फोकस एरिया इन बैंगलोर, जहाँ पे कि काफी डेवलपमेंट हो रहा है और काफी लोग उधर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। राइट। पंकज सर, चूंकि बंगलुरु की बात हो रही है और देश का आईटी कैपिटल भी है, और आईटी में हमने रिसेंटली जो खबर सुनी टीसीएस वाली, जिसमें ले ऑफ की बात हुई बड़े पैमाने पे, और तब से ही ये बात बहुत ज़्यादा सर्किल में चल रही है कि क्या इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर आएगा, मतलब प्राइमरी सेल्स में, सेकेंडरी सेल्स में, एंड फाइनली अगर हम बात करेंगे तो फिर वो रेंटल्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? इवन आज ही मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें यह था कि हालांकि आज की तारीख में अब उतनी डिपेंडेंसी नहीं रह गई आईटी की जहां तक सेल्स की बात है, लेकिन फिर भी बेंगलोर जैसे शहर अगर हम बात करें तो आज भी आईटी के बड़े हब हैं, और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आईटी जो एम्प्लॉयज हैं वहां से आती है, और किराए पे भी वही लोग घर लेते हैं। क्या इस फैक्टर का, ये जो आईटी पे एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म में दिख सकता है, क्योंकि जो रिट्रेंचमेंट भी टीसीएस ने किए वो एक मिड एज ब्रैकेट के किए, ये नहीं कि ये अर्ली स्टेज के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका रिट्रेंचमेंट हुआ। तो इस तरीके का जो न्यूज़ होता है ये थोड़ा मार्केट में अनसर्टेनिटीज पैदा करता है कि अगर एक कंपनी इस तरीके का मेजर्स ले रही है तो दूसरी शायद फॉलो करें। तो लोग बाग जो कमिट करना चाहते थे घर खरीदने के लिए, उनके ऊपर थोड़ा सा इनर्शिया ज़रूर आएगा और वो अपना जो है डिसीजन थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखता हूँ जिनके पास जॉब स्टेबिलिटी है। और दूसरा बात ये भी है कि आईटी पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं रही रियल एस्टेट की। आपके पास यंग प्रोफेशनल्स हैं, दूसरी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, और दूसरे सेक्टर्स की भी जो कंपनियां हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं इक्वली। और उसके साथ साथ जो है एक इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी मार्केट के अंदर रहता है। तो इसके कारण जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है। लेकिन अगर इस तरीके की न्यूज़ आती रही तो गोइंग फॉरवर्ड में आपको ज़रूर आईटी का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट सौरभ भी अपनी कोई राय रखना चाह रहे थे इस पर। जी सौरभ। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है विपिन जी कि अगर ये बहुत टाइम तक कंटिन्यू होता रहा और मल्टीपल कंपनीज ऐसा करेंगी तो शायद कुछ इम्पैक्ट आए। लेकिन अब काफी डाइवर्सिफाइड पूल है, तो सिर्फ आईटी नहीं है, बहुत सारे जीसीसीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, और स्टार्टअप्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डिमांड काफी डाइवर्सिफाइड है, इवन बैंगलोर, हैदराबाद जैसी सिटीज में भी, कि वो पूरे का पूरा आईटी पे डिपेंडेंट नहीं है। और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ब्लिप हो थोड़ा बहुत, बट लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि अभी भी डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, एंड मुझे ऐसा इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखता है। ओके, राइट। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ी वक्त के साथ ही बात हमें पता चलेगी, और जैसा आप दोनों ही कह रहे हैं कि अब उतनी डिपेंडेंसी नहीं रही आईटी के ऊपर। एक वक्त था जब पूरा का पूरा रियल एस्टेट, खासतौर पे साउथ इंडिया का या गुरुग्राम का, ये जो पॉकेट्स थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी आईटी के ऊपर। लेकिन वक्त के साथ जीसीसी, स्टार्टअप्स और तमाम तरह का, तो बड़ा डाइवर्सिफाइड हो गया है पूरा सिनेरियो। ना ऑन नंबर 2 इज हैदराबाद। सौरभ, हैदराबाद की क्या कहानी निकल कर आ रही है? तो हैदराबाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगेन काफी बड़ा जीसीसी का हब है हैदराबाद, एंड
लॉट ऑफ इट हैपेंस इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद। तो हम वेस्टर्न पार्ट में देख रहे हैं कि काफी डिमांड है और मैक्सिमम रेंटल इन्फ्लेशन भी उस एरिया में, हाईटेक सिटी के आसपास जो पूरा का पूरा एरिया है, तो पूरा रेंटल इन्फ्लेशन वहां पे दिख रहा है हमारे को। बट हैदराबाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ है कि जो सदर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद है, एयरपोर्ट के पास, जो इतने टाइम से था कि वो डेवलप होगा, वो फाइनली डेवलप होने लगा है, क्योंकि वहां पे अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो गई है, मेट्रो भी वहां पे कनेक्ट होने वाली है। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे आगे चल के काफी डेवलपमेंट होगा। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद है, जो कि उप्पल, एलबी नगर वगैरह है, क्योंकि उसकी काफी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है पूरे हाईटेक सिटी वगैरह से, तो वहां पे काफी लोग हैं जो कि अब घर लेने लगे हैं। वहां पे रेंटल इन्फ्लेशन दिख रहा है, क्योंकि आप मेट्रो से ऐसा 30-40 मिनट में आप हाईटेक सिटी पहुंच सकते हैं, और वहां पे रेंट्स एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट आर वेरी वेरी लो। तो काफी डिमांड वहां पे दिख रही है, एंड लोग वहां पे जाके रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट सदर्न पार्ट इज वेयर वी थिंक दैट हैदराबाद इज गोइंग टू मूव टू। सो लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग, लॉट ऑफ बिल्डर्स हैव लॉन्च्ड न्यू प्रोजेक्ट्स देयर, एंड वो पूरे का पूरा एरिया जो कि बहुत साल से बात हो रही थी कि डेवलप होगा, फाइनली वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, एंड काफी लोग वहां पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, और अब लगे हाथ तो हम वो रेंट वर्सेस बाय वाला भी लेते हुए ही चलेंगे, थोड़ी बेंगलोर की भी बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि हैदराबाद की बात हो रही, पंकज साहब गच्ची बाउली और कुकटपल्ली और अभी मियापुर की बात कर रहे थे, जो एयरपोर्ट के आसपास वाला इलाका, निजामपेट, मनीकोंडा, ये नाम है जो हमेशा से चलते हैं, लेकिन अब नए इलाके डेवलप हो रहे हैं। कनेक्टिविटी हैदराबाद में हमेशा से अच्छी थी, अभी और अच्छी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बेटर था, काफी स्पेस है, काफी खुला खुला है। तो क्या ऐसी ज्योग्राफीज के अंदर किराए हमेशा मॉडरेट ही रहते हैं या यहां पर भी इंपैक्ट आता है? और हमने देखा हैदराबाद के साथ एक थोड़ी अलग कहानी भी चली, लेकिन अब उस कहानी से वो बाहर निकल चुका है। देखिए, हैदराबाद मार्केट में अगर वाई बेसिस पे देख लीजिए तो रेंटल एप्रिसिएशन जो है वो प्रॉपर्टी के कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन से ज़्यादा हुआ। अगर कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन सारे प्रोजेक्ट्स का, अगर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल एप्रिसिएशन देखते हैं तो कुछ 5 से 5.5% है, जबकि रेंटल एप्रिसिएशन ऑन सिमिलर यूनिट पे देख लेते हैं तो करीब 7% एवरेज आ रहा है सिटी का। तो रेंटल तो जरूरी ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है, और साथ में ये एक वन एरिया है जहाँ पे नए एरिया डेवलप होने लगे हैं। अगर आप कोकापेट, नियोपोलिस एंड फर्दर सदर्न साइड की तरफ देखेंगे तो आपको अच्छी खासी सप्लाई आती हुई दिखाई दे रही है, और इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है, तो रेंटल की सप्लाई भी बढ़ रही है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये रेंट का जो एप्रिसिएशन रिसेंटली हमें और दिखाई दिया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। जब ये प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे तो क्या ये मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और बहुत बड़ी लग्जरी सप्लाई आ गई है, स्पेशली कोकापेट एंड ऑल दोज रीजन जहाँ पे 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट ही बनते हैं। 2 करोड़ के ऊपर की टिकट साइज के अंदर सप्लाई है। जब लार्ज साइज के अपार्टमेंट एक रेडी हो जाते हैं और वो प्रॉपर्टी जिसमें इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक सप्लाई ग्लट आने के बाद जो है रेंटल मार्केट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अभी तक मार्केट के हिसाब से जो मैंने बात की, रेंटल एप्रिसिएशन इज बेटर देन द कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हैदराबाद में रेंटल वैल्यू ज्यादा बड़ी कैपिटल अप्रिसिएशन के मुकाबले। ऐसे में रेंट वर्सेस ईएमआई का सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, जैसा पंकज जी ने भी कहा और आपकी रिपोर्ट भी कह रही है सौरभ, की अभी टीनेंट्स जो किराए पे घर लेना चाहते हैं लोग, वो भी अब बड़े यूनिट साइज की तरफ जाना चाह रहे हैं। पहले 2 BHK एक हॉट फेवरेट होता था, अब वो धीरे धीरे 3 BHK हो गया है। तो क्या ये एक सिटी वाइज ट्रेंड है या ओवरऑल ट्रेंड है? कैसे आपको ये महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि ये एक काफी बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है पिछले 4-5 साल में, कि पहले 2 BHK सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता था बैंगलोर छोड़ के। बैंगलोर में उस टाइम भी 3 BHK पॉपुलर होता था, पर अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि सारी सिटीज में ये चेंज हो गया है, बॉम्बे को छोड़ के। बॉम्बे में अभी भी काफी लोग हैं जो 2 BHK प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ मे बी कॉस्ट, बट बाकी सारी सिटीज में अब 35 से 50% लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हमें 3 BHK लेना है। तो पूरा का पूरा मूवमेंट ये पोस्ट कोविड हो गया है कि लोग अब 3 बेडरूम हाउस लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जगह पार्शियली वर्क फ्रॉम होम है, तो लोगों को शायद
एक ऑफिस स्पेस की जरूरत पड़ती है, एंड लोगों को थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए अभी, एंड पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट फॉर दैट। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बिल्डर्स भी हैं जो कि अब बड़े घर बनाने लगे हैं, छोटे घर उस हिसाब से बनने काफी कम हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई भी उसी तरफ मूव कर रही है और डिमांड भी उसी तरफ मूव कर रही है। सो दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द सिटीज। बॉम्बे इज द ओनली एक्सेप्शन जहां अभी भी काफी लोग 2 BHK प्रेफर करते हैं। देखिए, बॉम्बे में तो 3 BHK खैर एक सपने की तरह है, वो 2 BHK ही लोगों को 3 BHK जैसा आनंद देता है। तो बॉम्बे पे हम आएंगे, क्योंकि बॉम्बे का अभी भी जो ये रेंट वाला मामला है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बाकी शहरों से, उसकी शायद अपनी अलग कहानी होगी, लेकिन वहां आते हैं। लेकिन वो बाय वर्सेस रेंट, तो पंकज जी अभी आपने कहा कि कैपिटल अप्रिसिएशन उतना नहीं हुआ जितना रेंटल अप्रिसिएशन हो गया। हैदराबाद हमेशा से एक थोड़ा मॉडरेट मार्केट ही रहा है, हालांकि रिसेंटली वहां पर भी भाव बढ़े हैं क्योंकि एक समय तक बाजार ठहरा रहा। लेकिन हैदराबाद में क्या आज की स्थिति में बाय रेंट की कहानी काफी क्लोज है? मतलब एक किराए पे घर लेना और फिर उसी समय आपको लगे कि नहीं थोड़ा और स्ट्रेच कर लूं तो मैं घर ही खरीद लूं अपना, हैदराबाद में ये डिफरेंस कितना बड़ा है? देखिए, हर एक जो शहर है उसके अंदर रेंटल यील्ड जो है वो बड़ा अच्छा बैरोमीटर है। जहां अगर आपका रेंटल यील्ड अच्छी है, जैसे बैंगलोर की बात कीजिए तो उसमें 4.5 से 5% की रेंटल यील्ड बताती है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल वैल्यू मॉडरेटेड है। आपका रेंट वर्सेस ईएमआई का रेशियो जो है, मतलब आप जितना रेंट भरते हैं, अगर आप 330 टाइम्स ऑफ रेंट इज योर हाउस वैल्यू, जो दूसरे शहरों में ज्यादा है। तो हैदराबाद कंपैरेटिवली रेंट के हिसाब से आज भी अनअफोर्डेबल है। बैंगलोर काफी अफोर्डेबल है। तो बैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी होने की वजह से इट मेक सेंस टू बाय अ प्रॉपर्टी। हैदराबाद में रेंटल यील्ड थोड़ी सी रिलेटिवली लो है आज भी। तो जो अगर रेंटल बढ़ते रहे तो शायद बेहतर हो जाए, लेकिन आज भी मैं ये बोलूंगा कि आप रेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस है। आप लोगों को ये लगता है कि रेंट इतनी ज्यादा ईएमआई क्यों भरे, अगर सेम घर जो है मैं वन 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 थर्ड और 1/4 प्राइस पे इंजॉय कर सकता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट लेकिन आपकी ओनरशिप नहीं बनती, आपकी सोशल सिक्योरिटी नहीं बनती। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है। लेकिन जहां जहां जिस जिस शहरों में आपकी रेंटल यील्ड ज्यादा है वहां पे आपका हाउस परचेज जो है वो ज्यादा ऑप्टिमम है, और जहां रेंटल यील्ड कम है वहां पे रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है। तो जैसे आपके शहर हो गए, वाइजैक हो गया, हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, के शहर से हैं, दिल्ली नॉर्थ एनसीआर का मार्केट आ गया है जहाँ रेंटल यील्ड बहुत पुअर है। तो वहां पे आप रेंट पे रहिए। घर खरीदना जो है आपके लिए काफी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन शहर जैसे बैंगलोर हो गए या पूना हो गए जहाँ रेंटल यील्ड रिलेटिवली अच्छी है, वहां पे आप रेंट पे आप वहां पे रेंट पे आप घर खरीद सकते हैं। रेंट पे रहने की वजह से आपके लिए चॉइस वैसे करना पड़े ठीक रहेगा। तो वही आपने भी सौरभ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो गैप था पहले ईएमआई और रेंट के अंदर वो काफी कंट्रास्ट, मतलब ज्यादा हो गया था, लेकिन अब वो फिर से थोड़ा थोड़ा माफ कीजिए, पहले काफी क्लोज आ गया था और अब वो काफी दूर जा रहा है अगेन। जहां पर आपने कहा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस भी अब धीरे धीरे आगे बढ़े, इसलिए गैप फिर से बढ़ गया। शहर दर शहर कहानी अलग हो सकती है, क्योंकि बात हम हैदराबाद और बेंगलुरु की इस समय कर रहे हैं। हैदराबाद में जैसे पंकज जी ने कहा कि अभी भी इट्स बेटर टू रेंट प्रॉपर्टी, जहां पर रेंटल यील्ड इतने अच्छे हैं नहीं, तो मतलब आपकी ईएमआई ज्यादा होगी और वही घर आपको मान लीजिए 1 करोड़ का है कोई, तो आपको शायद 20-25-30 हजार रुपए में मिल जाए, लेकिन ईएमआई उसकी 1 लाख रुपए या उसके आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन बेंगलुरु में वो कह रहे हैं कि गैप थोड़ा सा कम है। दोनों शहरों की लगे हाथे बात कर लेते हैं, पहले बेंगलुरु फिर हैदराबाद। हाँ, तो देखिए, हैदराबाद में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि बाकी सारी सिटीज में प्राइस स्टैग्नेंट था काफी टाइम तक, और हैदराबाद में एक्चुअली 2018 से ही अप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि काफी बिकॉज ऑफ दैट आंध्रा तेलंगाना इशू, उससे पहले 10 साल तक कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी प्राइसेस मूव नहीं करे थे।
तो अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद में एप्रिसिएशन 2018 से स्टार्ट हो गया था, बाकी सब सिटीज में 2021-22 से स्टार्ट हुआ। तो एक डिफरेंस ये है। एंड अगर आप देखेंगे कि जो 2022-23 की बात है, तो ये जो गैप था ईएमआई टू रेंट, ये बहुत ही नैरो हो गया था। तो बैंगलोर जैसी सिटी में तो कहीं कहीं जगह पे ये 1.8 टाइम्स हो गया था कि अगर आप 30,000 का रेंट पे कर रहे हैं तो 50-55 हजार रुपए पे करके आप एक्चुअली प्रॉपर्टी का ईएमआई उतना आ रहा है। तो उस टाइम पे हमने देखा कि मैसिव तरीके से लोगों ने कहा कि हमें घर खरीदना ही सेंस बनाता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप रहा ही नहीं है। एंड वहां से ये पूरी की पूरी बाइंग साइकिल स्टार्ट हुई। बट पिछले 2 साल में क्या हुआ है कि प्राइसेस भी अप्रिशिएट होने लगे हैं, और वापस जो ये 1.82 पे था, अब ये 2.5 से 3 टाइम्स हो गया है। तो अगर जो कि पहले 30,000 था, अगर वो 40,000 हुआ है, बट ईएमआई अब बढ़ के जो है वो 1 लाख है, 1,10,000 हो गई है, तो वो गैप वापस बड़ा हो गया है। हैदराबाद में ये कभी भी 1.8 नहीं हुआ था, हैदराबाद में हमेशा ये 2 से ऊपर ही था, और अभी वापस बढ़ के वो 2.5 से 3 के बीच में आ गया है। तो हाँ, ये सही बात है कि बैंगलोर में ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज रेंटल लीड बैंगलोर में 4-4.5% है, हैदराबाद में लोअर है इससे। तो ज्यादा सेंस बनाता है बिकॉज गैप अभी भी है। बट ये गैप 2023 में तो एकदम ही मैजिकल था, कि उस टाइम तो एकदम ही सेंस बनाता था कि आपको घर खरीदना ही चाहिए। अब धीरे हाँ, धीरे वापस ये गैप बढ़ने लगा है, एंड बिकॉज ऑफ द कैपिटल प्राइस विच इज अप्रिशिएटेड ऑफ द हाउस इन द लास्ट 2 years। आई थिंक पोस्ट कोविड एक सिनेरियो आया था, मतलब 2023 तो थोड़ी ज्यादा आगे की बात हो जाएगी, लेकिन जस्ट आफ्टर द कोविड जब प्रॉपर्टी के भाव नहीं बढ़े थे उस लिहाज से, रेंट भी मॉडरेट रहे होंगे, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो काफी नीचे आ गया था, इनफैक्ट 6.5 के आसपास आ गया था। तो आपको वही प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट रेट, और क्योंकि यही 3 चीजें आप देखते हैं कि भाई अभी घर का किराया कितना जा रहा है, ईएमआई कितने की बनेगी, और चूंकि उसमें इंटरेस्ट रेट भी लोअर थे, तो वो तीनों कॉम्बिनेशन बैठ जाते थे, तो लोगों को लगता था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत आई कि उसके बाद इंटरेस्ट रेट की साइकिल इतनी तेजी से बढ़ी कि वो 9%, ऑलमोस्ट 10% के आसपास पहुंच गई। हाल फिलहाल में जरूर ओवरऑल अगर हम H1 की बात करें तो 1% का ओवरऑल सीआरआर कट हम देख चुके हैं, लेकिन अभी भी वो ऊपर है, उस वक्त से तो काफी ऊपर है। तो अब आगे और कितना कट होता है नहीं होता है, थोड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन वो बीच में जरूर है, जैसा आपने कहा 1.8 आ ही गया था बेंगलोर के अंदर, तो वो एक ऐसा वक्त था जब बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो वक्त आएगा एग्जैक्टली कि नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अब हम मूव करते हैं तीसरे शहर की तरफ, एंड दैट इज चेन्नई। तो सौरभ, चेन्नई की क्या कहानी निकल कर आ रही है? ठीक है, चेन्नई में भी रेंटल्स काफी मॉडरेट हो गए हैं, अभी 8-9% के अराउंड है। और यहाँ भी स्पेसिफिक एरियाज है, जैसे कि वेलाचेरी, मडीपक्कम, जहाँ पे कि हमें दिख रहा है कि रेंटल इन्फ्लेशन कुछ कुछ जगह में अभी भी हाई है, 12%, 13% है। और चेन्नई में भी काफी डेवलपमेंट आ रहा है पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड। तो जैसे कि जो एरिया है जहाँ पे कि पेरिफेरल रिंग रोड आने वाली है, श्री पेरुम्बदूर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफी हमें दिख रहा है कि डेवलपमेंट आ रहा है। और पोरूर करके जो एरिया है उधर काफी डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि अगेन ये जो पीआरआर है, ये ओल्ड मद्रास रोड से कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो जाएगी इसकी, तो सिटी के लिए आना काफी इजी हो जाएगा। वहां पे एक नया एयरपोर्ट का भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो उस तरफ भी लगता है कि डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो वो काफी अर्ली फेजेस में है, बट उधर भी हमें लगता है कि डेवलपमेंट आएगा। बट आई थिंक दिस एंटायर पेरिफेरल रिंग रोड इज वन एरिया जहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑलरेडी होने लगा है, एंड सदर्न चेन्नई इज वेयर लॉट ऑफ एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। चेन्नई पे क्या राय होगी पंकज सर आपकी? हमेशा से एक मॉडरेट, थोड़ा शांत सा एक बाजार रहता है, जहां चीजें बहुत ज्यादा स्पेकुलेट नहीं होती, चाहे वो रेंट की बात करें, चाहे वो फिर घर खरीदने की बात करें। चेन्नई हाल फिलहाल में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हर शहर में एक कहानी कॉमन निकल रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी, कनेक्टिविटी की कहानी, और वो बात चेन्नई के साथ भी हो रही है। बिल्कुल। और चेन्नई एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि कब वो अपना पुराना वक्त दिखाना चालू करेगा, जब सेल्स थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे होती थी, स्पेशली द हाउसिंग सेल्स एंड ऑल दोस थिंग। उसके बाद से वो एक मॉडरेटेड फेज के ऊपर ही रहा, अभी भी उस तरीके की रिकवरी हमें नहीं दिखाई दी। और काफ़ी अफोर्डेबल मार्केट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ हाउस प्राइजेस एज वेल एज योर रेंटल। और एक चीज जरूर उभर के आई है कि जितनी भी लोकेशन विच आर आईटी हब्स के पास में हैं और जहाँ पे इकोनॉमिक हब्स के पास की है, वहाँ पे आपको रेंटल एप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाई दिए।
और डिमांड उधर ज़्यादा गई, और या फिर उन एरिया में जो पहले ही इनकन्वीनियंट थे और मेट्रो की कनेक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की वजह से उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ तो वहाँ पे भी डिमांड का परकोलेशन हुआ। तो ये दोनों डायनामिक्स ही दिखा रही है, लेकिन चेन्नई में इतना ज़्यादा नहीं है। और मेरे हिसाब से जो रेंटल एप्रिसिएशंस और कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशंस हैं ये मोर और लेस इन टेंडम है। और बट हैविंग सेड दैट वहाँ पे एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज भी ये मार्केट जो थर्ड और फोर्थ पोजीशंस पे आता था इंडिया के, इस वक्त घट के सिक्स्थ और सेवेंथ पोजीशन पे हो गया है सेल्स और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस मार्केट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज पॉपुलेशन बेस, एंड द जीसीसी का भी जो मूवमेंट उस मार्केट में होने लगा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बड़ी अपसाइड अवेलेबल है गोइंग फॉरवर्ड। सो देर आर 2-3 मार्केट वेयर आई सी they are highly undersupplied and undersold in terms of real estate, and there would be a upside for growth. One is your Delhi NCR, there is Chennai, and third city is Calcutta. राइट, ठीक है। सौरभ, चेन्नई में क्या इक्वेशन बनती है बाय वर्सेस रेंट की? चेन्नई काफी सिमिलर है, चेन्नई में भी रेंटल यील्ड डिसेंट है, और वहां पे काफी हैदराबाद जैसा ही आपको सिनेरियो मिलेगा कि इट माइट मेक सेंस, क्योंकि अगेन वो 2.5 to 3 टाइम्स ही है वहां पे ईएमआई टू रेंट का रेशियो। एंड लाइक पंकज जी ने बोला है, काफी कुछ डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे भी, क्योंकि अगर आप एकदम ही कैलकुलेशन करके सोचेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि ये सेंस बना नहीं रहा है, लेकिन आपको इसमें ना साइकिल्स भी सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत टाइम रियल एस्टेट एकदम स्पर्ट्स में ग्रो करता है कि काफी टाइम तक स्टैग्नेंट रहेगा, फिर एक साइकिल आएगी जिसमें एकदम से प्राइसेस काफी अप्रिशिएट हो जाएंगे। तो लोग उसको फैक्टर नहीं करते हैं, सोचते जब इसके बारे में वो सोचते हैं कि अरे तो एप्रिसिएशन 5-6%, 7% हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सेंस बनाता है कि रेंटल लेना चाहिए। लेकिन जब भी कैपिटल एप्रिसिएशन हर एक 7-8 साल में आता है, तब वो बहुत फास्ट मूव करता है, और वो जो स्टेप जंप्स होते हैं वो सेंस बनाते हैं कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए अपनी ओनरशिप के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो सौरभ, एनी आइडिया अभी लोगों की प्रेफरेंस क्या होती है? मतलब हमारा तो जिस तरीके का देश है, एक प्रॉपर्टी खरीदने का अपना प्राइड भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है, जिसकी पंकज जी भी बात कर रहे थे, और ओनिंग अ प्रॉपर्टी स्टिल अ ड्रीम। और कोविड के बाद से तो कहानी बिल्कुल ही बदल गई। बीच में तो चलिए मिलेनियल्स की एक अलग सोच आ गई थी, जेन ज़ी भी, जो कि अभी तो खैर वो बायर्स नहीं बने उस तरीके से, बट थॉट यही था कि अब कुछ इस तरीके से बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने। लेकिन अब वो पूरी तरह से चेंज हो गया फिर से सिनेरियो। अभी लोगों का प्रेफरेंस क्या रहता है? वो मजबूरी में घर किराए पे लेते हैं, या एक सही सोचा समझा डिसीजन होता है इकोनॉमिक्स को देखते हुए? मेरे को लगता है कि अभी के टाइम में हर एक आदमी ने सोचा है कि घर खरीदना है। अब कब खरीदना है उसका डिसीजन वो लेंगे डिपेंडिंग ऑन अपनी लाइफ स्टेज के ऊपर। तो हमने देखा है कि टिपिकली इंडिया जैसी कंट्री में लोग 5 से 6 बार घर रेंट करते हैं। जब वो अपनी जर्नी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं, तब वो शायद एक घर किराए पे लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई शेयरिंग पे घर लेते हैं, कुछ टाइम बाद वो सिंगल 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हाउस लेते हैं, फिर वो एक बड़ा घर लेते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मुझे घर खरीदना है। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, एंड दिस इज जस्ट अ मीडियन केस व्हिच आई एम टेलिंग। कुछ लोग होंगे जो कि इससे पहले ही घर खरीद लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि काफी टाइम तक वेट करते हैं, बट हम देख रहे हैं कि जो मीडियन एज है, जो पहले 37-38 होती थी, वो रिड्यूस होकर अब 33 ईयर्स हो गई है। तो 33 ईयर्स में लोग सोचने लगते हैं कि अब हमें घर खरीदना है। बट सभी लोगों का ऐसा मानना है, ज्यादातर लोगों का, कि घर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें खरीदना है। व्हाट इज द राइट टाइम इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। राइट, पंकज जी, इसमें आपकी राय? क्योंकि घरों की बिक्री के पीछे जो एक बड़ी वजह रही पोस्ट कोविड, उसमें ये सेंटिमेंट भी रहा कि अब घर एक नेसेसिटी है इन ओवरऑल अबाउ, जहां पर पहली प्रायोरिटी लोग घर को देने लग गए। देखिए, आप वो इकोनॉमिक रैशनैलिटी लेकर के एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है जो पार्टिसिपेट करता है ये सोच करके कि मैं इतनी ज़्यादा ईएमआई क्यों भरूं अगर मैं वो घर जो है रेंट पे ले सकता हूं। ज़्यादातर लोग बाग घर लेते हैं एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सोशल सिक्योरिटी के आस्पेक्ट से, और एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और सौरभ ने तो समझा ही दिया कि जब अर्ली स्टेज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट होता है तो आप ज़्यादातर रेंट पे रहते हैं, क्योंकि आपकी
अफोर्डेबिलिटी इटसेल्फ आपको जस्टिफाई नहीं करती कि आप घर खरीद सकें। और जैसे जैसे आपकी एलिजिबिलिटी आती है, आपको लगता है वैसे वैसे जो है लोग बाग घर खरीदना चालू करते हैं। तो अपने वर्किंग एज में जो शुरुआत के 5 साल हैं तो वो ज़्यादातर आदमी रेंट पे रहता है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन उसकी एलिजिबिलिटी वो घर खरीदने के इच्छुक हो जाता है और ज़्यादातर लोग घर खरीदते हैं। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बहुत बड़ी डिबेट रहती है कि भाई हम घर क्यों खरीदें अगर हमारा रेंट इतना कम है, और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मैं ईएमआई क्यों दूं। ये जो रैशनैलिटी है, ये केवल एक छोटे से परसेंटेज ऑफ हाईली रैशनल माइंड्स के लिए है। ज़्यादातर लोग घर खुद का खरीदना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आती है, एक फैमिली की स्टेबिलिटी आती है। तो ये मुझे लग रहा है, और यही कारण है कि जो सौरभ का स्टार्टिंग पॉइंट था कि आज भी 70 से 80% की जो पॉपुलेशन है वो अपने ओन्ड हाउस में रहती है, रेंट पे रहने वाले करीब 30% ही हैं। राइट। आई थिंक सौरभ जो वो आंकड़ा बता रहे हैं वो पूरे कंट्री का है, जिसमें हर तरह का घर मौजूद है। मतलब जो लोग घर इंडिविजुअल प्लॉट लेके खरीद के बनाते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं, और हम जो बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ी इस पर्सपेक्टिव में है कि ये जो 7-8-10 बड़े शहर है, यहाँ पर जो लोग माइग्रेट होके आते हैं, फिर वो किस तरीके से अपने घर खरीदने के डिसीजन को लेते हैं या फिर रेंट की तरफ जाते हैं। एम आई राइट सौरभ? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा अर्बन इंडिया का बता रहा हूँ कि अर्बन इंडिया में 70% लोग हैं जो कि अपने घर में रहते हैं। अगर हम मेट्रोज लेंगे तो थोड़ा ही परसेंटेज कम हो जाएगा। आप सही सही बोल रहे हो उसमें। जी जी, बट ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो निकलकर सामने आया। नाउ कमिंग टू द सिटी ऑफ मुंबई, अब इसमें भी आपकी रिपोर्ट कह रही है 7 to 9% की जो है वो रेंटल यहाँ पर एक इन्फ्लेशन है इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। शायद मैं और पंकज जी आपसे यहाँ थोड़ा डिफर कर जाएंगे क्योंकि दोनों इसी शहर को बिलोंग करते हैं और जितनी बातचीत हम आसपास सुनते हैं, लोगों से समझते हैं। हालांकि आपने भी उसमें एक मेजर कारण वही दिया है जो हम लोग भी मानते हैं, वो है रीडेवलपमेंट का। काफी ज्यादा रीडेवलपमेंट इस समय शहर के अंदर हो रहा है और डेफिनेटली वो जो लोग रीडेवलपमेंट वाले हैं तो उनको कहीं किराए पे घर चाहिएगा, उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता उतना क्योंकि डेवलपर उनको बाकायदा एक बढ़िया किराया देता है, प्लस थोड़ा बहुत जेब से मिलाया तो एक डिसेंट घर आ सकता है। तो किराया देने में किसी का हाथ तंग नहीं है और ऐसे में किराए को ऊपर जाना चाहिए। बट सौरभ, क्या ये 7 to 9% ही है? क्योंकि कई बार तो सुनने में ऐसा लगता है कि 20 से 25% तक का मामला आ गया। लोग जहां रह रहे थे अभी इस वक्त वो शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगहों पर बिकॉज जस्ट कि वो किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे उस जगह का, उसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई है। नहीं विपिन जी, आप सही बोल रहे हैं। तो पिछले साल तक काफी ज्यादा एप्रिसिएशन था बॉम्बे में एंड मल्टीपल जगह में, एंड स्पेशली जैसे कि अंधेरी ईस्ट है, खारगर है, इन सब एरियाज में बहुत एप्रिसिएशन हुआ। इवन जो बीकेसी के आसपास के एरियाज हैं उनमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ। इस साल हमें दिख रहा है कि बिकॉज ऑलरेडी इतना ज्यादा रेंट इंक्रीज हो गया है तो उसके ऊपर अब अंधेरी जैसी जगह में कुछ 12% के करीब इंक्रीज हो रहा है। जो कि खारगर जैसा एरिया है वहां पे 13-14% इंक्रीज हो रहा है। बैंड्रा जैसे एरिया में भी 12-13% का इंक्रीज दिख रहा है। बट ओवरऑल सिटी में 7 से 9% का अप्रिसिएशन हमें दिख रहा है। और इसमें भी थोड़ा सा वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। आई थिंक बॉम्बे में वो भी बहुत ही एक डिफरेंट स्टोरी है कि कुछ सोसाइटीज हैं जहाँ पे कि रेंटल अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सोसाइटीज और नॉन गेटेड। तो नॉन गेटेड में हम देख रहे हैं कि वहां पे अप्रिसिएशन काफी लो है एज कंपेयर टू अ गेटेड सोसाइटी। एंड काफी लोग हैं जो अब गेटेड सोसाइटी प्रेफर कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेके या एमेनिटीज को लेके या फिर वाटर सप्लाई को लेके। तो आई थिंक वो भी एक रीजन है कि कुछ सोसाइटीज जैसे जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पे एप्रिसिएशन अभी भी हायर है बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर देयर। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बॉम्बे में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। आई थिंक ऑल द सिटीज, हैदराबाद एंड बॉम्बे, 2 places हैव नाउ मच बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो आप मेट्रो लाइंस देख रहे हैं तो मेट्रो, जहां बैंगलोर में अभी भी मेट्रो का काम चल रहा है, बॉम्बे में काफी काम हो गया है। कोस्टल रोड ने काफी चीजें चेंज करी हैं। आपका ट्रांस हार्बर रोड बना है एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट इज नाउ देयर। आई थिंक लॉट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज आल्सो हेल्प्ड डेवलप द सिटी। एंड एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली है कि जो ईस्टर्न सबर्ब्स हैं जो कि बहुत टाइम तक कुछ वहां पे हो नहीं रहा था, अब वहां पे काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पूरे का पूरा मुलुंड भांडुप वाला जो एरिया है, पूरी बेल्ट है, वहां पे काफी डेवलपमेंट हो रहा है।
वहाँ पे सप्लाई आ रही है, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स वन प्लेस वेयर वी थिंक अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. पंकज जी, आपकी राय मुंबई पे मुझसे कुछ अलग या लगभग वैसी ही? लगभग वैसी ही, और रीडेवलपमेंट एक मेजर रहा. बिकॉज ऑफ दैट जो रेंटल अपार्टमेंट में वैकेंसीज कम हो गई, घर अवेलेबल नहीं थे. और साथ में जो शहर की पॉपुलेशन है उसका भी प्रेशर रहा. तो यही कारण है कि आपकी रेंट में ग्रोथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती हुई दिखाई दी. और और मुंबई एक तरीके से अफोर्डेबल भी हो गया. अगर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन उतना नहीं हुआ जितना भी रेंटल एप्रिसिएशन हुआ है, तो इसके लिए रेंटल यील्ड बढ़ गई इस मार्केट की. तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो सौरभ ने बोला. क्योंकि कुछ जगहों पे तो यहाँ त्राहिमाम जैसा हो गया. अच्छा, रीडेवलपमेंट की एक अलग बात यह है कि जब रीडेवलपमेंट में कोई प्रॉपर्टी जाती है तो डेवलपर उसको लेते ही साथ तोड़ देता है, मतलब उसमें वापस जाने का चांस खत्म हो जाता है. और यही है कि आपको तो एनीवे कहीं और शिफ्ट करना ही है, और बहुत सारा, क्योंकि मुंबई में जगह की काफ़ी कमी है और काफ़ी सारा इस समय डेवलपमेंट हो रहा है. तो होगा कहाँ? वो उन्हीं जगहों पर होगा जहां रीडेवलपमेंट का स्कोप है. हालांकि दूसरे शहरों की कहानी इससे काफ़ी जुदा होती है, लेकिन इसी कारण मुंबई एक थोड़ा अलग और स्पेसिफिक मार्केट बन जाता है जिसके डायनामिक्स भी काफ़ी अलग चलते हैं. तो ओवरऑल 7 से 9% है जो रिपोर्ट बता रही है. उसमें एक बेस इफेक्ट भी काम करेगा, जैसा सौरभ कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो इतने बढ़ गए थे कि अब उसके ऊपर अगर आप 9 से 12, 8 से 10% भी पकड़े तो वो भी बहुत बड़ा फिगर निकल कर आएगा. और ये हकीकत है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जहां पर उनको या तो लोकेलिटी चेंज करनी पड़ी या फिर एक पूरा का पूरा वेस्टर्न लाइन से कोई ठाणे चला गया, ठाणे से कोई नवी मुंबई शिफ्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस. लेकिन ये हुआ इस शहर के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ द रेंटल थिंग. राइट, द नेक्स्ट सिटी इज पुणे. अगेन सौरभ, पुणे इज लाइक वन ऑफ द सिटीज जहां पर एक बहुत ही पैरिटी में डेवलपमेंट होता है, हर तरीके का, बड़ा ही स्टेबल शहर माना जाता है. क्या रेंट में भी वैसा ही कुछ दिखा रहा है? देखिए, पुणे में काफी स्टेबिलिटी रहती है. एंड मुझे लगता है कि पुणे अभी भी, पुणे और चेन्नई दो मार्केट्स है जो काफी अफोर्डेबल है. और वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो कि एंड यूजर है वो अभी भी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है. और पुणे में रेंटल इन्फ्लेशन भी म्यूटेड ही था, 7-8% के करीब रहा. ऑल्दो पिछले 2-3 साल में रेंटल इन्फ्लेशन था, बट उस टाइम पे भी इतना क्रेजी रेंटल इन्फ्लेशन पुणे में कभी नहीं हुआ. एंड पुणे में 2-3 एरियाज है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेंटल काफी बड़ा है, जैसे कि बानेर साइड में, वाकर साइड में अभी भी हमें दिखता है कि रेंटल इन्फ्लेशन हाई है. एंड इट्स बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू हिंजेवाड़ी, पूरे का पूरा आईटी पार्क एक्शन वहां पर है. एंड पुणे में एक नया एरिया जो पूरा डेवलप हो रहा है वो पूरे का पूरा ईस्ट पुणे वाला एरिया है, जो कि हडपसर एंड उस टाइप का, उस तरफ का जो एरिया मंजरी, ये पूरे का पूरा एरिया में हमें काफी डेवलपमेंट होता दिख रहा है. कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, एयरपोर्ट भी नया आ रहा है जो कि प्रपोज हुआ है उस तरफ में. तो हमें लगता है कि वो वाला पूरा एरिया काफी डेवलप होगा. वहां पे नए आईटी पार्क्स भी आ गए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं. एंड प्राइसेस अभी भी काफी रैशनल है वहां पे. तो उस एरिया में काफी डेवलपमेंट अभी होने वाला है. रिंग रोड भी पूरे उस एरिया को कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव करने वाली है. सो इंफ्रा वाइज आई थिंक दैट एरिया हैज लॉट ऑफ प्लसेस नाउ. पंकज जी, आपका टेक पुणे पर? मुझे तो हाउसिंग सेल्स में थोड़ा सा मॉडरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा इट लुक्स लाइक इट हैज टच इट्स ओन एफिशिएंसीज. कुछ हद तक ओवर सप्लाइड हो गया. एक वक्त पे वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट था. नंबर ऑफ हाउस एनुअल सेल्स जो है वहाँ के अवेलेबल हाउस होल्ड के करीब 4 से 5% आती थी, जो एवरेज टॉप 8 सिटीज की 2% आती थी. तो वहाँ पे मुझे थोड़ा मॉडरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड क्योंकि वहाँ पे सप्लाई भी अच्छी खासी आई, घर बन के भी तैयार हो गए काफ़ी ज़्यादा. तो रेंटल में इसके लिए अप्रिसिएशन नहीं रहा क्योंकि उतना ज़्यादा जो बाकी शहरों में दिखाई दिया, क्योंकि सप्लाई फ्लो भी बना रहा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो यही कारण है. लेकिन जो हाउसिंग की जो सेल्स है, जो यूनिट की बिक्री होती है, उसके अंदर हमको सबसे ज़्यादा इस क्वार्टर में डिक्लाइन पूना में होता हुआ दिखाई दिया. अगर ऐसा है तो सौरभ, क्या फिर उसका रेंटल पे भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट अगर आएगा भी तो काफी लैग के साथ आएगा, क्योंकि जो अभी सेल हो रही है उसका सप्लाई का इम्पैक्ट
काफी लेट आएगा, 3-4 साल बाद आएगा। तो अभी मेरे को लगता है कि ऐसा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तो अगेन सप्लाई धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करके ही आ रही है पुणे में, एंड देयर इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर रेंटल, अनलेस की बहुत ही बड़ा कुछ आईटी कंपनीज, क्योंकि पूना इज वेरी डिपेंडेंट ऑन आईटी कंपनीज, पूना में इतने जीसीसीज नहीं है, तो अगर वहां पे बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज का एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट हुआ, देन पूना विल बी सीवियरली इम्पैक्टेड, अदरवाइज आई डोंट सी दैट इम्पैक्ट कमिंग इन द शॉर्ट टर्म। हमें वेट करना पड़ेगा 27-28 का, जब लॉट ऑफ द सप्लाई विच हैज बीन सोल्ड इन द लास्ट 2-3 years, जब वो सप्लाई मार्केट में आएगी, तब इज द बिगेस्ट टेस्ट कि उस टाइम पे क्या होने वाला है। उस टाइम पे प्राइसेस स्टेबल रहने वाले हैं, रेंटल स्टेबल रहने वाले हैं, कि बिकॉज लॉट ऑफ दिस सेल विच यू हैव डन, वो उस टाइम पे पूरा मार्केट में आ जाएगा, तो उस टाइम पे रीसेल स्टार्ट होगा, उस टाइम पे रेंटल के इनफ सप्लाई अवेलेबल होगी। सो 27, 28, 29 इज व्हेन इज द क्रिटिकल टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली रियल एस्टेट में उस टाइम पे क्या होने वाला है। ठीक है जी। नाउ क्विकली कमिंग टू दिल्ली एनसीआर, नाउ द किंग ऑफ प्रॉपर्टी। अभी तो जिस तरह की हलचल, जिस तरह की हेडलाइंस इस शहर ने या इस इलाके ने ली है, उसने काफ़ी खबरें निकाली, इसलिए हमने कहा कि किंग। और इसमें गुरुग्राम जैसे इलाके शामिल हैं, तो दूसरी तरफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ऐसे इलाके शामिल है। सौरभ, यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है रेंटल का मामला? देखिए, रेंटल ऑफ कोर्स ग्रो किया है, मतलब 8-9% से ग्रो करा है दिल्ली एनसीआर ओवरऑल में, बट रेंटल टिपिकली द रेंटल मार्केट इज वेरी लार्ज इन गुड़गांव एंड नोएडा। तो दिल्ली इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट। ना तो वहां पे बहुत ज्यादा न्यू डेवलपमेंट होता है, ना बहुत ज्यादा रेंटल के लिए लोग दिल्ली सिटी में ऐसा चाहते हैं, बट गुड़गांव एंड नोएडा आर द टू सिटीज वेयर वी सी लॉट ऑफ इन्फ्लक्स हैपनिंग, एंड वहां पे हम देखते हैं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में काफी जंप हुआ है प्राइसेस में। नोएडा में भी हमने कुछ कुछ जगह में देखा है कि प्राइसेस में जंप हुआ है। अगर आप न्यू एरियाज के बारे में बात करेंगे, तो आई थिंक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एरिया जो कि निकल के आ रहे हैं। एक तो पूरे का पूरा जो आपका ये द्वारका एक्सप्रेसवे एरिया, आई थिंक ये काफी फास्ट तरीके से डेवलप हो रहा है। एंड एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है द एंटायर इंदिरापुरम सिद्धार्थ विहार एरिया, जहाँ पे कि एक नया काइंड ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। रैपिड रेल भी आ रही है, मेट्रो कनेक्टिविटी है वहां पे। आई थिंक ईस्ट दिल्ली एंड गाजियाबाद, दिस एरिया इज very interesting, and we need to watch कि वहाँ पे क्या होने वाला है, because connectivity is now great. Rapid rail is now going almost literally going to Meerut, so the entire thing is connected very well. तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। Having said that, I think Delhi थोड़ा सा मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि inflated market है। वहाँ पे हमेशा prices, capital prices are always very high as compared to rental yield. तो वो एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। बहुत ही investor driven market है। So again, a lot of people buy the property to say that, okay, we will sell it maybe after 2 years, 3 years. So a lot of investors in the market. So it's always a market which grows very fast, but is always also on the verge of, I don't know, too much heated. So we have to be cautious in that market, especially Gurgaon. तो मुंबई जी, पंकज जी, मुंबई जैसी स्थिति थी एक वंस अपॉन अ टाइम, क्या उसी गति को अब ये एनसीआर में गुरुग्राम या टू एन एक्सटेंट नोएडा वगैरह भी पहुंच गए हैं, जहां पर प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ऊपर चले गए हैं? एंड वही है कि फिर आप रेंट ही कर लीजिए, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए के रेंट पे मिले तो फिर बेटर टू रेंट, या उस तरह की स्थिति जो कभी बॉम्बे में दिखा करती थी, वो अब गुरुग्राम और नोएडा और ऐसे इलाकों में हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डेटा पॉइंट्स में हमने अपना डेटा देखा। गुड़गांव में इस वक्त करीब 20,000 यूनिट का अनसोल्ड स्टॉक है, जिसकी एवरेज वैल्यू 4.5 करोड़ है। सो लग्जरी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हुई, और ये एक अकेला मार्केट है दिल्ली एनसीआर का जहाँ पे रेंटल यील्ड का जो एप्रिसिएशन है बाकी शहरों के हिसाब से, कैपिटल वैल्यू का एप्रिसिएशन 2x और उससे भी ज़्यादा दिखाई दिया रेंटल के एप्रिसिएशन से। और जैसे सौरभ ने बोल दिया, ये वो मार्केट है जहाँ इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। ज़्यादातर सप्लाई अभी भी ऐसी जगह पे होती है जहाँ सोशल फैब्रिक लैक करता है, तो उसका एंड यूज़ नहीं हो सकता उतना आसानी से। तो जो एरिया डेवलप हो जाते हैं ओवर ए पीरियड टाइम, जैसे गोल्फ कोर्स हो गया, गाजियाबाद हो गया, इंदिरापुरम हो गया, ये डेवलप लोकेशन है, तो यहाँ पे तो रेंटल की डिमांड है।
लेकिन जो जैसे नोएडा एक्सटेंशन हो गया, गुड़गांव के जो एक्सटीरियर एरिया जहाँ पे नई सप्लाई आई है और कैपिटल वैल्यू में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से हुआ है, वहाँ पे आज भी सोशल फैब्रिक नहीं होने की वजह से एंड यूज़र डिमांड नहीं है। और यही कारण है कि जो रेंटल की जो डिमांड है ये शहर उस तरफ होती नहीं है, और इसके लिए जो है मॉडरेट इंक्रीज रेंटल में दिखाई देता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपका पॉइंट ये था कि मुंबई की रफ्तार पकड़ ली। मैंने ये सोचा कि मुंबई और दिल्ली एनसीआर मार्केट इक्विवेलेंट हुआ करते थे 2011-12 में। मुंबई ने 2017-18 के बाद से जो रफ्तार पकड़ी और उसकी सप्लाई और सेल्स जो 3 गुना हो गई, आज आज एनसीआर मार्केट बोथ इन सप्लाई एंड सेल्स मुंबई से करीब 1/3 के लेवल के ऊपर है। तो मैं ये नहीं एग्री करता हूँ कि गुड़गांव और एनसीआर का मार्केट मुंबई की रफ्तार को पकड़ रहा है। रफ्तार में काफी पीछा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और सप्लाई, लेकिन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि सप्लाई बहुत ही संकुचित हो गई है और बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड है, इसके लिए प्राइस राइज है और थोड़ा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन उस मार्केट में होता है। तो कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर की एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केट एक रफ्तार पे है, लेकिन एंड यूजर रेंटल और बोथ इन सप्लाई एंड सेल्स के जो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केट जो है अभी भी बहुत पीछे। और यही वजह है कि रेंट और ईएमआईज में बड़ा भारी अंतर है वहां पर भी, राइट। चलिए, तो ये सारे मेजर शहर जो इस रिपोर्ट में थे वो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। नाउ एट लास्ट सौरभ, ये तो आधा साल हुआ, जनवरी से लेकर जून तक का। अब बचे हुए आधे साल के लिए क्या आउटलुक है, किस तरह की उम्मीद की जा सकती है, किधर जाते हुए दिखाई देंगे ये रेंटल्स? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी आगे के साल में भी हमें सिमिलर ही बिहेवियर दिखना चाहिए, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट ही हैं। सप्लाई आ रही है, सप्लाई इज कमिंग स्लोली एंड डिमांड कांस्टेंट है। अनलेस ये कोई मेजर शेकअप होता है, अगर कि आईटी इंडस्ट्री में या कुछ ऐसा मेजर शेकअप होता है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस होते हुए नहीं दिखते हैं। मेरे को लगता है कि ये स्टेबल ही रहेगा और इसी 7 से 8-9% पर एनम का ही के हिसाब से रेंटल इन्फ्लेट होगा आगे के साल में भी। राइट, तो ये अब तक की कहानी थी 2025 के फर्स्ट हाफ की। जनवरी से लेकर जून तक के जो 6 महीने हैं, वहां पर पूरे देश में जो खासतौर पे बड़े शहर है, प्रमुख केंद्र है जहां पर लोग काम करने के लिए पहुंचते हैं, मेजर वर्कफोर्स है, आईटी से लेकर तमाम दूसरी इंडस्ट्री, वहां पर जो रेंटल हैं, जो घरों के किराए हैं, वो मॉडरेट होते हुए नजर आए। बीच में 20-25% तक चढ़ चुके थे, लेकिन इस बार जो बढ़त दिखी है वो 7 से 9 या बहुत हुआ तो 10% के आसपास की है। और आने वाला जो वक्त है, अगले 6 महीने हैं, उसमें भी लगभग ऐसा ही रहने की उम्मीद है। वैसे हमने कोशिश की इस पूरी बातचीत में कि हर शहर का एक बाय वर्सेस रेंट आपको दे, लेकिन एक शहर के भी तमाम माइक्रो मार्केट्स होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, आपकी अपनी पसंद होती है, कनेक्टिविटी होती है, कहाँ आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, वो काम करते हैं। लेकिन मोटी बात यही कि बहुत सारे शहरों में अभी भी वो गैप जो है उतना करीब नहीं पहुंचा। एक वक्त था जब वो आ गया था, जब आपके ईएमआईज और रेंट में इतनी नजदीकी हो गई थी कि फिर आपको लगे कि अब इतना रेंट क्यों देना, ईएमआई ही भर देते हैं। लेकिन अभी वो फिर से थोड़ा दूर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फिर से वो काफी इंडिविजुअल डिसीजन की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया सौरभ जी और पंकज जी, आपने वक्त निकाला और इस रिपोर्ट को हमने इतना डेप्थ में एनालाइज किया। लोगों के लिए बहुत काम की चीज रही होगी, जब भी उन्हें किराए पे घर लेना है या फिर उन्हें अपना घर खरीदना है, वो ईएमआई और रेंट का जो कंफ्यूजन रहता है, उसमें भी ये बातचीत उन्हें मदद करेगी और पूरा सिनारियो तो हमें समझने की यहाँ पर मदद मिली ही मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम को देखने और सबसे बड़ी बात इसे अप्रिशिएट करने के लिए। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास लगातार पहुँच रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। उसमें जो क्रिटिकल कमेंट हैं उनको भी हम सिर आंखों पे रखते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप ज़रूर अपने कमेंट्स हम तक भेजते रहें ताकि हम आपके लिहाज से इस कार्यक्रम को बना सके। और आप जानते हैं, आप इसे हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग यूट्यूब देख सकते हैं, और साथ में टीवी पर तो ये आपके लिए हाजिर होता ही है वीकेंड्स में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का शो, जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।